लेकिन पुष्पों से भी स्वागत। मैं सबसे पहले रंजना भाटिया जी को बुला रहा हूँ, वो धनंजय सिंह जी को पुष्प कुछ भेंट कर उनका स्वागत। मुझे लगता है पुष्पों की व्यवस्था शायद आगे हो गई। धनंजय सिंह जी का स्वागत करें। धनंजय सिंह जी आपके कार्यक्रम में अध्यक्षता भी करते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश्वर तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और डॉक्टर ओमेश्वर जी का पुष्प से स्वागत करें। मुकेश सिन्हा जी आए और आशमा कोल जी को पुष्प भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। और मुकेश मिश्र जी अगर यहाँ हो सभागार में, हाँ, मुकेश मिश्र से निवेदन है कि वो आज की इस गोष्ठी का आकर्षण है, जिनकी पुस्तक पर का जन्म हुआ। एमए लिटरेचर किया इन्होंने इंग्लिश में और दिल्ली से किया, मुझे लगता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया होगा, ये निश्चित है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अच्छा यहीं लिखा है कि यहीं से किया, तो यहीं का मतलब मुझे लगा कि इस शहर से किया। अच्छा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए लिटरेचर किया और गुलजार साहब इनके प्रिय कवि हैं। भला गुलजार किसको प्रिय नहीं होगा, बड़े कवि हैं और उनकी कल्पना, उनकी उड़ान बहुत ऊंची है। अमृता प्रीतम हमें तो बहुत प्रिय है क्योंकि वो पंजाबी की हैं, कहीं हमें अपना परिवेश उससे याद आता है और इन्हें अमृता प्रीतम बहुत अच्छी लगती हैं। निश्चित रूप से दोनों जिनको ये पसंद करती हैं और जिनसे ये प्रेरित हुई वो दोनों उच्च श्रेणी के रचनाकार हैं और इस समय कनाडा में रह रही हैं। कनाडा में रहकर अपने आईटी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, अपना निजी व्यवसाय है और उसके साथ साथ ये शौक पाले हुए हैं। शौक बहुत अच्छा ना होते हुए भी जीवनदायी है, जीवन देता है। तो इस शौक को कुछ लोग कहते हैं कि रोग है, पर मुझे लगता है कि जीवन भी इसी से मिलता है, ये रोग नहीं है। ये बहुत से लोगों का इलाज भी है। हम जब बहुत कुछ नहीं कर पाते तो कविता के माध्यम से वो सारी क्रांति, वो सारी क्रांतियां सब कुछ मिटा देते हैं और बड़ा मजा आता है। आइए हम सुनते हैं मनोज को, आइए। आपके यहाँ आने और अपने कीमती वक्त से खूबसूरत लम्हे मुझे और मेरे दोस्तों को देने का बेहद शुक्रिया। अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनसे ज़िंदगी में पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार रूबरू हैं। मेरे दोस्त जिनकी बदौलत जज्बात ने चलना शुरू किया और वो आज अपने कदमों को बढ़ाकर किताब की शक्ल में हमारे बीच है। शैलेश भारतवासी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने जज्बात की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे किताब की शक्ल दी। मेरा तहे दिल से ये मानना है कि कुछ भी लिखा हुआ तब तक लिखा हुआ नहीं है जब तक वो पढ़ा ना जाए। सो एक पढ़ने वाले का दर्जा एक लिखने वाले की नज़र में क्या है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप सब ये मान लीजिए कि आप सबकी बदौलत ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ इतने दिग्गजों के सामने। जहाँ तक इस बात का जिक्र आता है कि लिखना कैसे शुरू हुआ, तो आप ये सब ये बात जरूर मानें कि हम 70
सबकी जिंदगी में कोई एक मोड़ ऐसा जरूर होता है जिससे हम जुड़े खड़े रहते हैं। हम आगे निकल आते हैं लेकिन रूह वहीं रह जाते हैं। और एक दिन हम महसूस करते हैं कि हम ख्यालों के समंदर में गए हैं। यानी आपको उसी समंदर में डूबे हुए उस समंदर को समेटकर हर ख्याल को कागजों पर बिखेरना होता है, अपने बहुत पास रहना होता है। तभी मैंने लिखा है कि जज्बात हमारे दिलों की वो आवाज जो अक्सर सिर्फ हमें सुनाई देती। खुद के अंदर एक ऐसा दोस्त जो हमसे बातें करता है, सुनता है, जवाब भी देता है, खुद की आंखों में किसी और की रोशनी की तरह। तो मैं खुद के साथ मोहब्बत के रास्तों पर चलने वालों को 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चलने की आदत होती है। मोहब्बत के रास्तों पर चलने वालों को 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चलने की आदत होती है। हर वक्त हाथों में एक तराजू पकड़े हुए, आज में खड़े हुए, आज के खूबसूरत लम्हों को चुनकर उन्हें बीते वक्त से तोलने की आदत है। अपने हिस्से की जिंदगी के हर सपने के आधे टुकड़े को किसी और को देने की आदत है। अपने हिस्से की जिंदगी के हर सपने के आधे टुकड़े को किसी और को देने की आदत है। आज में खड़े हुए बीते वक्त में जीने की आदत है। इन आदतों को ये पालते भी हैं और परवरिश भी करते हैं। एक इंसान होने का अच्छा सबूत है ये आदतें। अच्छी हैं ये आदतें। जरा संजीदा सी है और आप सब साथ रखें। 10-15 पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 10-15 मिनट से ज़्यादा कि नहीं। और बहुत सी घटनाएं हैं। जाते वक्त उसने कोई आहट नहीं की थी। जाते वक्त उसने कोई आहट नहीं की थी, न कोई अंदाजा ही दिया था अपने इस तरह दबे पांव चले जाने का। जाते वक्त उसने कोई आहट नहीं की थी, न कोई अंदाजा ही दिया था अपने इस तरह दबे पांव चले जाने का। इसलिए अब तक इंतजार हर शाम उसकी चौखट पर आ बैठता है। कभी उसकी उंगलियों से दीवारों पर तराशी तस्वीरें देखता है, कभी उसकी उंगलियों से दीवारों पर तराशी हुई तस्वीरें देखता है, कभी गहरी सांसों से उस नाम पर पड़े हुए कोहरे को, कभी उदासी में डूबी हुई उसकी गीली आवाज को, कभी दूर गली के आखिर तक जाती और लौट कर आती उसकी निगाह में, कभी पांव के अंगूठे से खुरची हुई उस जमीन को, कभी शाम का दिया जलाते हुए लहराते हुए उसके साए को, उस
उसके पलकों को बंद करने से पहले बीते हुए वक्त को सही सही जगहों पर रखते हुए आने वाले वक्त पर किसी आस को रखकर वही कहीं किसी बीते लम्हे पर ठहर कर सोने की नाकाम कोशिश करते हुए इंतजार शब भर उसके साथ बैठा हर बात याद करता है। ये जानते हुए भी कि जाते वक्त उसने कोई हाथ नहीं की, ना ही कोई अंदाजा ये दिया था उन्हें इस तरह दबे पांव चले जाएगा। जहां से शुरू हुआ था ये कारवां, उसका वो निशान मिटा दिया है तुमने। वो पत्थर हटा दिया जिस पर 2 नाम लिखे थे तुमने। तुम्हारा नाम लिखा था जब मैंने मुझसे पहले, तुमने अपने नाम से पहले मेरा नाम लिख दिया था, याद है तुम्हें? जाने उसे कहाँ छुपाया था तुमने? अरे हाँ, अपना दिल उसका ही तो बता लिया था। जाने नाम भी मिटाए होंगे के लिए। वैसे दिल तराशने के वक्त पत्थर भी तो टूटा ही होगा। वैसे दिल तराशते वक्त वो पत्थर भी तो टूटा ही होगा, खुद ही गिर पड़े होंगे वो नाम जमीन पर। वो तो हट गया, लेकिन कुछ पौधे उगाए हैं उस जमीन पर। अब जाना हो तुम्हारा वहां कभी तो छुट्टी लेकर जाना। इस बार निशान मिटाने में बहुत वक्त लगेगा तुम्हें। पत्थर तो हट जाते हैं, लेकिन उनको हटाने के बाद वो घास उगाती है वो नहीं हटती। वो तिनके नहीं हटते, उन्हें मरने की आदत नहीं होती। इधर उधर उड़कर जमीन में कहीं दबकर भी वो सांसें लेते रहते हैं। अब क्या करोगे तुम? इतना वक्त है तुम्हारे पास कि इन्हें भी खत्म कर सको? एक नज़्म पेश करेंगे। लम्हे यादें बटोर कर सजोकर रखे किस्से, अदल बदल कर पढ़ा हुआ पढ़ना अच्छा लगता है। लम्हे यादें बटोर कर सजोकर रखे किस्से, अदल बदल कर पढ़ा हुआ पढ़ना अच्छा लगता है। यूं ही ख्वाब चुनना बुनना, कभी जलना कभी बुझना अच्छा लगता है। उड़ते हुए वक्त के परिंदे के पंखों को आंखों से छूना, उड़ते हुए वक्त के परिंदे के पंखों को आंखों से छूना, जवाब न मिलने पर भी महसूस होना अच्छा लगता है। तेरी बेरुखी के उस चेहरे में झांककर, तेरी बेरुखी के उस चेहरे में गौर से झांककर उसमें अपनी परछाई ढूंढना अच्छा लगता है। किसी मीठे किस्से को तहाकर सिरहाने रखकर रात पर चलना अच्छा लगता है। यहाँ गौर करोगे जाकर, यूं ही बैठे बैठे तुझ तक पहुंचना, मिलना, तुझसे मिलकर तेरे साथ ही लौटना अच्छा लगता है।
कभी बांध देती है वो और कभी खोल देती है। इनका बिखरना और सिमटना उसी के हाथ में है। पेड़ की किसी शाख को हाथों में रखकर वो पानी पर न जाने कितनी लकीरें खींचती है, खुद ही लिखती है, खुद ही मिटाती है और खुद ही जवाब भी दे देती है। अजब से जादू आते हैं उसे। इसी है देख, कुछ गहरी सी, कुछ उलझी हुई, कुछ सुलझी हुई, अपने ख्यालों में अक्सर बहती हवा को बांध लेती है। अपने ख्यालों में अक्सर बहती हवा को बांध लेती है, फिर कुछ सोचकर पूरी हवा में पूरी फिजा में बिखेर देती है। अपने ख्यालों में अक्सर बहती हवा को बांध लेती है, फिर कुछ सोचकर पूरी फिजा में बिखेर देती है। कभी तितलियों के साथ उड़ती है, कभी पत्थरों पर बैठी आफताब की आंखों में झांककर एक साया बटोरती है। और आंखों से ही वो समेटा रंग नदी के पानी पर उड़ेल देती है और फिर सतरंगी से रंगों को पानी की बूंदों पर उतरा देखकर मुस्कुराती आंखों से अपने ख्वाब चुनती है। दुनिया के बहुत पास रहते हुए भी बहुत दूर यूं ही दिन रात को अपने दायरों में बुनती रहती है। बस यूं ही, बस यूं ही। मुझे लगता है कि आज की शाम तो इतने सही सार्थक हो गई। अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है, लेकिन वो जो चाहिए था वो मिल गया। इतनी नाजुक ख्याली, इतने नाजुक जज्बात और उतने नाजुक ढंग से कहना बहुत अरसे बाद। और मुझे लगता है कि सच्ची और सुच्ची कविताएं, कि दोनों शब्दों में बड़ा अर्थ है। हम बहुत कुछ ऐसे ही लिखते हैं कल्पना से, कभी कभी दूसरों के अनुभव को अपना अनुभव बनाते हुए लिख लेते हैं, लेकिन जब आदमी अपने पर जो कुछ भी उसने महसूस किया उसको सच्चाई से प्रस्तुत करता है, तब जो रचनाएं बनती हैं वो मनु की रचनाएं जैसी होती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इस पे समीक्षात्मक टिप्पणियां हो उससे पहले क्यों ना हम उस किताब का लोकार्पण उसको देखें भी सही कि उसमें क्या है। तो शैलेश जी आप भी आ जाए। मुझे लगता है विजय जी और आप तीनों इस किताब का लोकार्पण करें, ताकि जो इनकी रचनाएं हैं अब वो हम सबकी साझा करने के लिए हम सबकी रचनाएं हो जाए। मैं बता दूं कि हिंदी युग एक बेसिकली वेबसाइट है, लेकिन बहुत से लोगों को उन्होंने जोड़ा है, उनकी रचनाओं को प्रकाश में लाए हैं। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो एक संकलन का लोकार्पण था, आज फिर एक संकलन का लोकार्पण है। और एक मैं वो तुम्हें ढूंढती हुई फिर से लौटेगी।
और लौट कर आती भी नहीं। मुझे बांधने की आदत तुझे भूली नहीं अब तक। यानी वो शिकवा करती हैं कि तुम्हारी आदत अभी भी, तुम मेरी सोच को भी बांध रहे हो मेरे साथ। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। मनु केवल अपने दुख को ही व्यक्त नहीं करती, वो अपने दुख को दुनिया के दुख से साझा करके भी कहती हैं, जो कि एक कवि के लिए समाज से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। वो कहती हैं कि कोई भी तो गम से जुदा नहीं, कोई भी तो गम से जुदा नहीं, कोई ऐसा नहीं जो किसी से खफा नहीं। ये कैसी दुनिया है ऐ मेरे खुदा, ये कैसी दुनिया है मेरे खुदा, जहाँ तक निगाह जाए, जहाँ तक निगाह जाए अपने सामने मैं खुद मौजूद हूँ। यानी सभी मेरी तरह दुखी हैं, हर तरफ मैं ही हूँ। कई क्षणिकाओं में कवित्री ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंसान की फितरत को भी पेश करने का प्रयास किया है। उनकी पंक्तियां देखें कि आंखें फिरा के चुपके से देखना उसकी आदत है। आंखें फिरा के चुपके से देखना उसकी आदत है। कुछ इसी तरह उलझा के रखना उसकी फितरत है। जज्बात की खासियत ये है, इस संग्रह की खासियत ये है कि मनु ने कागज में सागर भर दिया है। उसने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है और काफी हद तक वो कामयाब भी हुई हैं। कवित्री ने कई नए प्रयोग भी किए हैं। देखिए, वक्त रोज एक नया रंग भरकर, वक्त रोज एक नया रंग भरकर मेरे चेहरे पर एक और नया चेहरा तराश जाता है। क्या पहचानेगा कोई अब मुझे, क्या पहचानेगा कोई अब मुझे, मुझे खबर हो गई है वक्त तेरा ही गुलाम है। खूबसूरत। अब देखिए कवित्री का हौसला देखिए कि वह असंभव को संभव बनाने का भी दम रखती हैं कि जब उसे रात के आसमां पर सितारे न मिले, ध्यान से सुनिएगा, कि जब उसे रात के आसमां पर सितारे न मिले, उसने धूप को पानी पर बिखेर कर सितारों को दिन में ही घर बुला लिया था। जब उसे रात के आसमां पर सितारे न मिले, उसने धूप को पानी पर बिखेर कर सितारों को दिन में ही घर बुला लिया था। अब जब आसमां का रुख करते हैं वो मींस तारे, अब जब आसमां का रुख करते हैं वो उसके घर से होकर ही गुजरते हैं। क्या बात है, कितनी पॉजिटिविटी और सकारात्मक सोच है इस कविता में। और काफी कुछ तो आपने उनके मुंह से ही सुन ली, उनकी कविताएं, उनकी शनिकाएं और उपन्यास के अंश तो आप समझ चुके होंगे वो कितनी भावुक कवित्री हैं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि कवित्री ने अपने प्रथम काव्य संग्रह में ही कमाल करके दिखाया है, लेकिन मेरा उनसे एक मित्र की तरह सुझाव भी है कि अगले संग्रह में शनिकाओं से अधिक हमें उनकी कविताएं पढ़ने को मिलेंगी और उनकी कुछ कविताओं में गद्य का प्रभाव मुझे थोड़ा सा अधिक मिला, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मनु की कविताओं में जज्बातों की गहराई, ईमानदारी और अपनेपन की स्पष्ट बयानी ने इस काव्य संग्रह को विशेष बना दिया है। मुझे आशा है कि साहित्य जगत में इस संग्रह का दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा। एक बार फिर से पूनम चंद्रा मनु को अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद इतना सब कुछ सुनने के लिए। धन्यवाद आशमा। पठन पाठन की संस्कृति लगभग विलुप्त हो रही है। न पुस्तकों की दुकानें हैं, न कोई ऐसे एजेंट हैं, न प्रसार के माध्यम हैं। चूँकि मुद्रित माध्यम से उपलब्ध हो रही किताबों के पढ़ने का व्यापक नेटवर्क बन सके, इतनी बड़ी हिंदी की जो आबादी है पूरे विश्व में फैली हुई है, ये तो अच्छी बात कि नेट के माध्यम से और ये जो संजाल है जिसने कि पूरे विश्व को जोड़ रखा है और जिससे कि
शैलेश जी का प्रकाशन भी जुड़ा है, बहुत सारे लोग जो नेट से जुड़े हुए हैं उनको पाठ की खुराक मिलती रहती है। लेकिन हिंदी की अभी ऐसी मनीषा हमारे बीच है जिसको पढ़ने के लिए मुद्रित माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, और ये जरूरी है कि हिंदी किताबें लोगों तक पहुंचे। इस संकल्प के साथ शैलेश जी ने ये बीड़ा उठाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए भी कि ऑनलाइन सेल पर उनकी किताबें उपलब्ध हैं। आज हिंदी प्रकाशक जब केवल थोक खरीदी के लिए पुस्तकें छापते हैं जिन्हें छूकर ही आप धन्य हो जाएं, उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं। ऐसे युग में ऑनलाइन सेल और कम कीमत की किताबें छापना और लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि सभी प्रकाशक इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े प्रकाशकों की रुचि इसमें नहीं है, और शैलेश की इसमें रुचि है। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि जिन्हें भी किताब चाहिए वे अगर आज नहीं, कल नहीं, सुदूर किसी कोने में हो, ऑनलाइन ऑर्डर देकर इन्फीबीम को या फ्लिपकार्ट पे किताब हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। आज के इस लोकार्पण के अवसर पर कुछ कहने की बात हुई है, तो जाहिर है इन कविताओं से मैं भी गुजरा हूँ, और इनकी जो कथ्य है, इनकी जो अंतर्वस्तु है, उस पर जो मुख्तर रूप से आशिमा खोल जी ने अभी चर्चा की है, और फिर उसके साथ जोड़ने की ख्वाहिश हो, जो अब नाराज है तो कभी सोच सकता है, वरना तो यूं होता कि देख लूंगा बेटे, अब की देखूंगा। तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि दुनियावी जो हमारा व्यवहार है उससे अलग हट के जब हम बिल्कुल नाजुक सी बातों पर आते हैं, और अब धनंजय सिंह ये बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। इनके बारे में अब परिचय में क्या दूं आपको। कालावनी में रहे, इन्हें आप तब से जानते होंगे, एक गीतकार के रूप में इन्हें खूब सुना है। इनके तो चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखने का मन करता है। और फिर वही बात की उम्र के हिसाब से अभी आपको बिल्कुल युवा दिखाई दे रहे हैं। युवा है, मुझे नहीं पता उम्र इनकी असल में क्या है, लेकिन मन से युवा है, शक्ल सूरत से युवा है। इनकी रचनाओं में अभी भी यौवन झलकता है। आइए हम उन्हें सुने। सादर बुला रहा हूं मैं अध्यक्षीय टिप्पणियां भी। और आज की महत्वपूर्ण कवयित्री पूनम मनु मेरे पुराने मित्र विद्वान कवि डॉक्टर ओम निश्चल जी, विदुषी कथा लेखिका कवयित्री आशना जी, भाई मदन साहनी जी भी मेरे पुराने मित्र हैं, और आप सब को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले इस पुस्तक जज्बात के जो आमुख रेखा है, हमारे चिंतक समीक्षक हैं भाई मुकेश मिश्र जी, मैं उनका धन्यवाद सबसे पहले करना चाहूँगा कि आज की जो ये खूबसूरत शाम हम यहाँ बिता रहे हैं, मेरे लिए ये उनके सौजन्य से उपलब्ध हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि कवयित्री कनाडा से हमारे देश की है, वो आ रही है, उनकी पुस्तक का विमोचन होना है और उसमें आपको उपस्थित होना है, बोलना है। उनका आदेश था, मेरे मित्र हैं, मैं उसे टाल नहीं सकता था, लेकिन वो आदेश उनका मेरे लिए इतना सुखद और इतना मधुर होगा, ये मैंने कल्पना नहीं की थी। इसलिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मुझे इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि आपको ये पुस्तक क्या भाषा की तकनीकी PDF पर मिल जाएगी या क्या है, कुछ है। तो मैंने उनसे कहा था कि मित्र, भाषा और साहित्य में मैं जितना कमज़ोर हूँ, उससे ज़्यादा कमज़ोर मैं तकनीक में हूँ, और मैं ये उस तरह से नहीं दे पाऊँगा। मुझे मुद्रित प्रति इसकी चाहिए, तब मैं इसको पढ़ पाऊँगा। और उनकी कृपा से मुझे परसों शाम ये पुस्तक मिल गई थी। उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ
क्योंकि आज का जो हिंदी प्रकाशक है, आज का हिंदी प्रकाशक रचना प्रकाशित नहीं करता, वो पैसा प्रकाशित करता है या फिर संबंध प्रकाशित करता है। ये ऐसी पुस्तक जिसकी चर्चा भाई डॉक्टर ओम निश्चल ने बहुत अच्छे ढंग से की, आशिमा जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको व्याख्यायित किया, मेरे लिए कहने के लिए कुछ और उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ऐसी प्यारी पुस्तक को महेश उन्होंने प्रकाशित किया है। ऐसे प्रकाशक को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि रचना को सामने लाने वाले प्रकाशक भी आज हैं। और उस समय है जब हम पुस्तक की जब कीमत लागत जो है 20 रुपये होती है, तो हम उसका मूल्य 120 रुपये रखते हैं, और सरकारी खरीद में जो अधिकारी बैठा हुआ होता है उसको जाकर के 50 रुपये उसे दे देते हैं उस पुस्तक के, यानी 70 रुपये खर्च किए और 120 रुपये में पुस्तक बेच करके 50 रुपये कमा लेते हैं। जब ये चला गया है, और उससे होता क्या है कि पुस्तक मेरे और आपके पास नहीं आ पाती, अलमारी में जाकर के सज जाती है, बंद हो जाती है, प्रकाशक को पैसा मिल जाता है, लेखक को फिर अंगूठा दिखा दिया जाता है। तो लेखक के का दोहरा नुकसान उससे होता है कि एक तो लेखक अपने पाठकों से नहीं जुड़ पाया, दूसरा प्रकाशन में पड़ता है, तीसरा ये कि उसकी जो पहचान हो सकती थी। मैं कादम्बिनी में भाई ने जिक्र किया, कादम्बिनी में मेरा अनुभव ये था, हमारे पास बड़ी संख्या में, आप लोग अंदाजा लगे, लगभग 20 रचनाएं कविताओं में प्रतिदिन हमारे पास प्रकाशन आता। और हमारी मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका में 10 या अधिकतम 15 कविताएं हम एक माह में प्रकाशित कर पाते थे। तो मित्रों, जहाँ लगभग 600 कविताएं प्रतिमाह आती वो छपने के लिए, वहाँ हम केवल 15 छाप पाते थे। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि ये जो बाकी 600 में से 15 छोड़ करके जो 585 रचनाएं नहीं छपी, अभी ये कैसी हैं, ये प्रश्न तो बाद में उठेगा। ये हैं, ये नहीं आया लोगों के साथ, और इनके रचनाकार भी कहीं है, ये बात पैदा नहीं हुई है कहीं, ये बड़ा गंभीर प्रश्न था। इसका एकमात्र हल निकल सकता है उन रचनाकारों की पुस्तकें प्रकाशित हों, और वो काम हो रहा है। इसके लिए मैं हिंदी युग के प्रकाशक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, कविता के संदर्भ में बहुत बातें करने का मन होता है, इसलिए होता है कि आज कविता को आडंबर बना दिया गया है। कविता हमारे पास, हमारे लिए यहाँ मन से हमारे पास नहीं पहुँचती, यहाँ से हमारे ऊपर अवतरित होती है। इस तरह के लोग मंच पर और संस्थाओं में बैठ गए हैं। हमें हमारे पूर्वज कहना चाहिए, रामावतार त्यागी ने कविता के लिए सिखाया था, उनके गीत का एक अंश है कि कोश में सबसे अधिक हैं शब्द, लेकिन कोश में सबसे अधिक हैं शब्द, लेकिन कोश को कविता कहा जाता नहीं। कोश में सबसे अधिक हैं शब्द, लेकिन कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का संयत प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता है। मित्रों, कविता आनी तो वहां से चाहिए थी, आती भी वहीं से थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है चमत्कार कि आज जो इस पद्धति से लिखते हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो ऐसा सोच कर लिखते हैं, जो ऐसी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, वो लोग कविता में बहिष्कृत हैं। उन्हें आज कवि नहीं माना जाता। एक तो कविता पर आक्रमण उस बौद्धिकता का हुआ है, एक इस हार्दिकता की जो कविता है उस पर आक्रमण हुआ है लाफ्टर का। मित्रों, हास्य कविता लिखना कोई मजाक नहीं होता, बहुत कठिन काम है हास्य कविता, लेकिन उसके साथ बहुत बेहुदा मजाक हो रहा है। और उसके कारण क्या हुआ कि जिनके पास पैसा है, जो आयोजन करा सकते हैं, पहले कविता पाठ के आयोजन साहित्यिक संस्थाएं किया करती थी, अथवा
विद्यालयों में होता था, तो वहाँ पैसा नहीं होता, वहाँ मंच पर आप आमंत्रित होते थे। मंच पर चढ़ने में उनकी टांगें कांपती थी जिनके पास रचनाएं नहीं होती थी। आज मंच पर उनकी टांगें कांपती हैं जिनके पास रचनाएं होती हैं। ये फर्क आ गया है और ये फर्क डॉक्टर ने किया। तीसरा एक और है, हम गीतकार लोग जो रचना को उसमें रामावतार त्यागी के माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ। हम लोग जो आज जो हमारे सामने प्रस्तुति हुई, नई कविता को भी इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आज मनु ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी रचना जब वो पाठ कर रही थी तो आपको पढ़ करके जहाँ तक रचना पहुँचती उससे आगे ले जाती थी, पूरे साथ लेकर चल रही थी उनकी रचना। ये जो चीज़ है, इसको हमने चीख चिल्ला करके, या तो हम सीधे सीधे 1 मिनट में पाकिस्तान को खा जाते, या 50-60 वर्ष से अधिक हो गए, आज भी पाकिस्तान से हमारी शत्रुता जो बनी हुई है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम चिल्ला चिल्ला करके रोज दर्द करते रहते हैं उस कविता ने भी बहुत सत्यानाश किया है। तो ये जो हम कविताओं में तालियां लेकर आ गए हैं, और एक बार भाई जी को मैं आप लोगों को मित्र ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आज नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ क्योंकि वो व्यक्तिगत बात हो जाएगी। एक कवि महोदय हैं जिनको कविता पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया, उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण आपका स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए मानदेय 1.5 लाख रुपया चाहिए। 1.5 लाख रुपया। उन्हीं महोदय ने दूसरे कवि सम्मेलन के लिए कहा कि 1.5 लाख रुपया उस पर लगने वाला आयकर और हवाई यात्रा का व्यय, ये आप मुझे देंगे तो मैं आपके यहाँ कविता पाठ करने आऊँगा। मित्रों, जहाँ 10,000 रुपये खर्च होकर के अच्छी रचनाएं सुनी जा सकती है, वहाँ जब 2 लाख एक व्यक्ति लेगा तो आयोजन रचना का कैसे होगा? नहीं होगा। तो वहाँ वो होगा कब? वहाँ वो होगा कि मेरे पास पैसा है और मुझे शाम को अपनी तौन हिलाने की सुविधा चाहिए, तब मैं उस आदमी को बुलाऊंगा जो मेरी कविता सुना करके मेरी तौन हिला सकता है, और मैं कहूँगा आपको पैसों में दे दूँ। तो मित्रों, इसने भी बहुत सत्यानाश किया है। ऐसे समय में मनु की ये कविताएं आना बहुत 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 सुखद विषय है, बहुत ही आनंद का विषय है। मनु ने अपनी कविताओं के बारे में कुछ कहा है, अपनी कविताओं में ही। पूरी तरह जीना कब का भुला दिया, पूरी तरह जीना कब का भुला दिया, कुछ तुम में जिंदा हूं, कुछ खुद में बाकी। ये बाकी होना, जब तक हम इन चीजों को सोचते रहेंगे तब तक कविता बनी रहेगी, साहित्य बना रहेगा। ये बहुत आवश्यक है। उन्होंने एक और जगह लिखा है, हमारे दिलों की वो आवाज जो अक्सर हमें सुनाई देती है, खुद के अंदर एक ऐसा दोस्त जो हमसे बातें करता है, सुनता भी है, जवाब भी देता है, खुद की आंखों में किसी और की रोशनी की तरह। तो जब ये किसी और की रोशनी हमारी आंखों में होती है तब कविता बनती है मित्रों। और इस कविता को बनाने के लिए उन्होंने, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपकी जिंदगी में एक नाम जरूरी होता है, जरूर होता है। आपकी जिंदगी में एक नाम जरूर होता है जिसका जिक्र आते ही सारे बीते लम्हे आपकी आंखों के सामने झरने की तरह बहने लगते हैं। ये हमारी पूनम चंद्र मनु अपनी रचनाओं से हमारे सामने रखती हैं अपनी बातें। तो ये रचनाएं हैं जो सीधे मन से लिखी गई रचनाएं हैं, मन के अंदर उतरने वाली रचनाएं हैं। प्रेम को, मैं इस संकलन को पढ़ गया, इस संकलन में प्राय सभी रचनाएं प्रेम कविताएं, और प्रेम में भी विप्रलंब की कविताएं। विप्रलंब की इतनी कविताएं, वो भी छोटी छोटी कविताएं
इतनी कविताएं कि एक संकलन बन जाए, एक संग्रह बन जाए, लिखना बहुत कठिन काम होता है मित्रों। सबसे कठिन काम है प्रेम कविता लिखना, प्रेम की कविता लिखना, क्योंकि उसमें दोहराया जाना जो है उसका खतरा बहुत अधिक होता है। लेकिन मनु ने एक संग्रह तैयार किया है कविताओं का, और सारी की सारी लगभग प्रेम कविताएं हैं। आप पढ़ते जाइए और डूबते चले जाएंगे, आप सुनते जाइए डूबते चले जाएंगे। ये बात कब पैदा होती है? ये बात तब पैदा होती है जब उस एक ख्याल को कवयित्री स्वयं जीती रहती है। अगर वो जीती नहीं रहती है तो ऐसी रचनाएं लेकर के हमारे सामने नहीं आ सकती मित्रों। तो भाई ओम निश्चल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कविताएं आक्रामक नहीं होती। कविताएं जब हमारे साथ चलती हैं, हमें साथ लेकर के चलती हैं, तब यात्रा बनाती है। रामावतार त्यागी का एक गीत है, सपनों कुछ धीमे धीमे पाँव, सपनों कुछ धीमे धीमे पाँव धरो, चीलों की तरह उड़ाने नहीं करो, आकाश नहीं ये मेरी आंखें। ये बात रामावतार त्यागी का गीत और मनु की ये कविता है, समानांतर चलते हैं। ये बेहद सुखद बात है, बेहद सुखद बात है मित्रों। भारत भूषण जैसे इन्होंने वेदना को जिया है, भारत भूषण एक नाम गीत में हुआ है। पीड़ा का वो उनसे पहले नाम लूंगा बलबीर सिंह रंग का, जिन्होंने ये कहा कि हम तो पीड़ा के गायक हैं और भला हम किस लायक हैं, हम तो पीड़ा के गायक हैं और भला हम किस लायक। तो मित्रों भारत जी का नाम मैं ले रहा था। भारत भूषण ने अपनी पीड़ा, उनके दो गीत हैं। 1956 का वर्ष मेरी आयु का 11वां वर्ष था। 11 वर्ष की आयु और 6ठी कक्षा का छात्र, पहला कवि सम्मेलन सुनने में मुझे सौभाग्य मिला। कविता क्या होती है, क्या हो सकती है, ये मैं कैसे सोच सकता था उस समय। लेकिन भारत भूषण का एक गीत, मैं हूँ वन फूल, यानी आप कल्पना कीजिए वो फूल जिसमें रंग है, गंध है, आकर्षण के तमाम तत्व हैं, लेकिन वो बगीचे में नहीं है, जंगल में खिला हुआ है, जैसे कोई देखने वाला। उसकी यानी आपके पास सारे गुण हैं, योग्यता है, शिक्षा है, भाषा है, सब कुछ है, लेकिन आपसे लोग परिचित नहीं है, आपके गुणों की का सम्मान नहीं हो रहा है, आपके गुणों की सराहना नहीं हो रही है। तो आपकी वो जो पीड़ा है, गुणी व्यक्ति की उसके आत्मनिर्भर की पीड़ा है, उसको व्यक्त करते हुए उन्होंने वो गीत लिखा कि मैं हूँ मनफूल भला मेरा, कैसा खिलना क्या मुरझाना, मैं भी उनमें ही हूँ जिनका जैसा आना वैसा जाना। वो गीत मुझे मैंने सुना और आत्मसात हो गया। उस 11 वर्ष के बच्चे को लगा कि ये मनफूल तू है, और वो गीत बैठ गया मेरे मन। वही भारत भूषण का एक गीत है कि आखिर ये मनफूल हमने की पीड़ा है हमारे पास। वो कहते हैं कि तू मन अनमना न कर अपना, इसमें कुछ दोष नहीं तेरा, धरती के कागज पर मेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी। क्यों रहनी थी? तस्वीर अधूरी रहनी थी, ये तो कोई बात नहीं, रहनी थी तो कोई कारण, कार्य के बिना कोई कारण के बिना कोई कार्य होता नहीं, क्यों रहनी थी? अब आप ये देखिए कि वो एक व्यक्ति अपने आप को भी संतोष देना चाहता है कहीं, तो वो लिखता है कि मैंने शायद गत जन्मों में अधवले नीड़ तोड़े, मैंने शायद गत जन्मों में अधवले नीड़ तोड़े होंगे, चातक का स्वर सुनने वाले बादल वापस मोड़े होंगे, ऐसा अपराध किया होगा जिसकी कुछ क्षमा नहीं होती, तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के दिल फोड़े होंगे, अनगिनती कर्ज चुकाने थे,
इसलिए जिंदगी भर मेरे तन को बेचैन विचरना था, मन में कस्तूरी रहनी थी, तस्वीर अधूरी रहनी थी। उस अधूरी तस्वीर को सीने से लगाए हुए मनु इतनी सुंदर सुंदर कविताएं रच रही थी। इसके लिए मैं किन शब्दों में उन्हें धन्यवाद दूं, किन शब्दों में उनका स्वागत करूं। मैं तो बहुत अधिक में कह करके ये कह सकता हूं कि प्रतिपग में हो नव गति, गति में प्रगति, प्रगति में आंदोलन, मैं चाह रहा तुम चोटी चढ़ो हिमालय की। तो बहुत अधिक बोलने का अवकाश नहीं है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, 6:30 बजे ये सब हो गया और इतना सहज हो गया और इतना आनंददायी हो गया कि अब मैं जब जाऊँगा यहाँ से तो शायद पहले से बहुत ज़्यादा भरा हुआ छलकता हुआ जाऊँगा। ये आज की शाम की उपलब्धि है, ये आज की शाम। इसी मंच पर मैंने बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को इसी हॉल में सुनने का पता, ऐसा लगता है कि वो सब चलते और आज जो सुना है, जो समझा है, मुझे लगता है बहुत नज़दीक से सारी बातें दिखाई गई हैं और समझाने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों की भी ज़रूरत नहीं होती। आपका चेहरा, आपके जो हाव भाव है वो बहुत कुछ समझा देते और मुझे लगता है कि आज की शाम प्यार की शाम थी। ये प्यार जो कहीं जिया है मनु ने और फिर उसको हमने अपने अपने भीतर ढूंढा है। ढूंढा मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी बहुत समय जब गुजर जाता है तो बहुत कुछ विस्मृत होने लगता है। मेरा मन कर रहा है आज कि मैं भी शायद जो ये एहसास है, जो ये जज्बात हैं पहले जिए हमने और उनको एक पूंजी की तरह समेट के रख लिया, आज शायद फिर उनको हवा लगी है तो फिर दर्द अपना जो है जगा रही। खैर ये सबके साथ दर्द बना रहे, ये प्यार सबको मिलता रहे। इस प्यार के दर्द का एहसास जो प्यार करते हैं वही मिलता है। मुझे वो हालांकि कहा कि पॉलिटिशियन है किसी ने, थरूर साहब ने कल मोदी को परसों ही कहा कि आपको प्यार करना सीखना होगा। दरअसल जो प्यार करते हैं उनकी दुनिया अलग होती है, उनकी दुनिया हमसे बहुत अलग होती है। आइए हम इस शाम का समापन शैलेश जी के धन्यवाद से करें, वो धन्यवाद सबके प्रति करें और मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद शुरू करने से पहले फिर मदन जी का धन्यवाद कर देता हूँ ताकि इनको मैं समय से फारिग करूँ। मेरे ख्याल से धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले मुझे खेद प्रकट करना चाहिए कि जिस कार्यक्रम को हम 4 बजे शुरू करने वाले थे, तमाम कारणों से वो 4 बजे 5:10 पे शुरू हो चुका और ऐसा नहीं कि 4 बजे हमारे पास यहाँ तक कि हॉल भी नहीं था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले खेद प्रकट करता हूँ। दूसरी चीज